सो गाइस, आज के आरसीसीयू वीडियो में हम वो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका काफी टाइम से काफी सारे लोग भाई वेट कर रहे थे और बहुत टाइम से रिक्वेस्ट भी कर ही रहे थे, जहां पर हम बात कर रहे हैं ड्रैकुला सीरीज के बारे में। और आज हम ब्रेक डाउन करेंगे इस सीरीज की सबसे पहली और आइकॉनिक कॉमिक बुक यानी कि ड्रैकुला का हमला को। और ये भी बता दें कि ये जो कहानी है वो सिर्फ किसी ड्रैकुला या वैम्पायर के राजनगर पर अटैक करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें एंशिएंट वैम्पायर माइथोलॉजी, सेंट यूलोजियन की मिस्टीरियस लेगेसी और सुपर कमांडो ध्रुव की साइंस और इंटेलिजेंस दोनों ही देखने को मिल जाती है। तो बिना देर करे गए इस मिस्टीरियस और एडवेंचरस सीरीज को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स जस्ट डाइव इन। इस कहानी की शुरुआत होती है ड्रैकुला के पास से, जहां पहले भी ड्रैकुला इस दुनिया के लिए एक थ्रेट बन चुका था। इस कहानी की शुरुआत होती है ड्रैकुला के पास से, जहां पहले भी ड्रैकुला इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका था और उसे रोकने के लिए एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जिसका मेन पर्पस ही था वैम्पायर्स को हंट करके ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना। और इवेंचुअली एक कमिटी काउंट ड्रैकुला का भी सामना करती है और उसे डिफीट करने में भी सक्सेसफुल हो जाती है। और यहाँ पे ड्रैकुला की फिजिकल बॉडी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और सबको ऐसा लगता है कि वैम्पायर्स का चैप्टर फाइनली क्लोज हो गया है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि ड्रैकुला कोई ऑर्डिनरी क्रिएचर नहीं है। उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बाद भी उसकी इवल सुपरनैचुरल एसेंस सरवाइव कर सकती है। यानी ड्रैकुला को फिजिकली डिस्ट्रॉय करना और परमानेंटली एलिमिनेट करने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और फिर कई साल बीतने के बाद इसी एक डिफरेंस का फायदा उठाने वाले हैं दो बहुत बड़े मेन विलेन्स, यानी कि गुरुदेव और नागपाशा। और ये दोनों ड्रैकुला को सिर्फ रिवाइव ही नहीं करना चाहते, बल्कि उसे कंट्रोल भी करना चाहते हैं। जहां पर इन दोनों के लिए हमेशा ही सबसे बड़ी मुसीबत नागराज और उसी की तरह बाकी हीरोज भी रहे हैं। और इनके हिसाब से यहाँ पर अगर वो किसी तरह ड्रैकुला को रिवाइव कर लेते हैं तो वो यहाँ पर उनका एक अल्टीमेट वेपन बन जाएगा नागराज और बाकी सबके लिए। और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ड्रैकुला जैसी एक पावरफुल सुपरनैचुरल एंटिटी उनके कंट्रोल में आ जाए तो यहाँ पर नागराज को एलिमिनेट करना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। और इस प्लान को अंजाम देने के लिए वो जैसे तैसे पहले ड्रैकुला के रिमेन्स तक पहुंचते हैं और फिर उनके साथ रोमानिया पहुंचते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि रोमानिया ही वो जगह है जहां पर ड्रैकुला का ओवरऑल लेजेंड और उसकी पूरी सुपरनैचुरल हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी। और यहीं पर पहुंचने के बाद गुरुदेव और नागपाशा एक काफी डेंजरस सा रिवाइवल प्रोसीजर करते हैं। और इवेंचुअली यहाँ पर ड्रैकुला को रिवाइव करने के लिए नागपाशा अपना ही ब्लड यूज करता है, क्योंकि यहाँ पर एस्टैब्लिश होता है कि नागपाशा का जो ब्लड है वो काफी एंशिएंट है और इमॉर्टल भी, यानी कि उसके अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ फोर्स है। और वही एक ऐसी चीज है जो इस ड्रैकुला के डिस्ट्रॉयड फिजिकल फॉर्म को वापस से रिएक्टिवेट कर सकती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये ड्रैकुला वापस से जगना शुरू कर देता है। मगर यहाँ पर असली ट्विस्ट तब आता है जब ये ड्रैकुला असल में रिवाइव हो जाता है, क्योंकि रिवाइवल के पहले ये लोग सोच रहे थे कि ये लोग कंट्रोल करने वाले हैं इस बहुत ही ज्यादा एंशिएंट और काफी ज्यादा पावरफुल एंटिटी। मगर ड्रैकुला को कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि देखो ड्रैकुला इतने सालों बाद वापस से जगा है तो यहाँ पर वो किसी का सर्वेंट बनने के लिए तो वापस नहीं आया है। उसका जो इविल नेचर है और पावर है वो इतनी ज्यादा डेंजरस है कि जिस एक फोर्स को ये विलेंस एक तरह का वेपन बनाना चाहते थे वो उनके लिए ही एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। अब ये स्टोरी हमें ड्रैकुला के सबसे इम्पोर्टेंट वीकनेस की तरफ ले जाती है और यही एंटर होता है सेंट यूलोजियन का लेजेंड। सेंट यूलोजियन वो हिस्टोरिकल फिगर था जिसने हजारों साल पहले ड्रैकुला का सामना किया था और वहाँ ड्रैकुला को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और इसीलिए सेंट यूलोजियन ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके एक ऐसी लेगेसी एस्टैब्लिश की जो कि फ्यूचर में ड्रैकुला के अगेंस्ट यूज हो सके। और इस लेजेंड के अकॉर्डिंग सेंट यूलोजियन की बोन से एक तरह का ऐसा क्रॉस बनाया जा सकता है जिसके अंदर एक्चुअल सुपरनैचुरल पावर होगी, वो भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि वो ड्रैकुला तक को वीकन कर सके और अल्टीमेटली इससे उसके डिस्ट्रक्शन का रास्ता भी खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ड्रैकुला को भी इस प्रोफेसी के बारे में पता है और इसी वजह से रिवाइवल के बाद उसका अगला मेजर टारगेट बन जाती है लोरी। लोरी कोई रैंडम लड़की नहीं है, वो सेंट यूलोजियन की डिसेंडेंट है और उसके पास उस एंशिएंट ब्लड लाइन का कनेक्शन है जो कि ड्रैकुला के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन सकती है। और ड्रैकुला के पर्सपेक्टिव से ये इक्वेशन काफी ज्यादा सिंपल है, यानी अगर लोरी को एलिमिनेट कर दिया जाए तो सेंट यूलोजियन का लिविंग कनेक्शन खत्म हो सकता है और ड्रैकुला को डिस्ट्रॉय करने वाली वेपन बनने का चांस भी खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम पहली बार इंट्रोड्यूस होते हैं लोरी के साथ तो वो खुद भी अपनी लेगेसी को या अपनी इंपॉर्टेंस को शायद उतना ज्यादा नहीं समझती, क्योंकि यहाँ पर
वो किसी सुपर हीरो मिशन पर तो है नहीं, मगर यहाँ पर वो अपनी एंसेस्ट्री और ड्रैकुला से एंशिएंट कनेक्शन की वजह से इस एक वॉर में फंस जाती है, जहाँ पर एक तरफ खुद ड्रैकुला उसका पीछा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ गुरुदेव और नागपाशा उसे अपने अलग प्लान्स के लिए मैनिपुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर लोरी भी समझ जाती है कि अगर वो सच में सरवाइव करना चाहती है तो उसे शायद एक ऐसे इंसान की हेल्प लेनी होगी जो ड्रैकुला जैसी सुपरनैचुरल एंटिटी के सामने भी खड़ा हो जाए। और यहीं पर स्टोरी में एंटर करता है गाइस सुपर कमांडो ध्रुव। और यहाँ पर बात करें सुपर कमांडो ध्रुव का, इस खतरनाक एंशिएंट इविल के सामने खड़े रहने का सबसे बड़ा मेजर रीजन या हाईलाइट या मेजर पॉइंट उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि उसका माइंड या उसकी इंटेलिजेंस है। जहां ड्रैकुला सुपरनैचुरल पावर्स का एक मास्टर है, वहीं ध्रुव साइंस, ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन और ओवरऑल टैक्टिकल प्लानिंग पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर ध्रुव अच्छे से जानता है कि वो ड्रैकुला का सामना फिजिकली आमने सामने नहीं कर सकता, क्योंकि इस ड्रैकुला की सबसे खास बात यह है कि मेजर वैम्पायर्स की जो वीकनेस होती है वो इस ड्रैकुला के ऊपर काम नहीं करती। ना तो ये सनलाइट में जाने से जलता है, ना तो कोई नॉर्मल क्रॉस इसे चोट पहुंचा सकता है। और ध्रुव ये भी समझ जाता है कि ये ड्रैकुला ध्रुव के सभी ऑर्डिनरी अटैक्स का सामना आराम से कर ले जाएगा। तो यहाँ पर ध्रुव एक कंप्लीटली डिफरेंट सॉल्यूशन निकाल कर लाता है। ध्रुव लोरी को प्रोटेक्ट करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और ड्रैकुला के बारे में इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ ड्रैकुला तक लिमिटेड है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ड्रैकुला अपनी पावर्स को एक्सपैंड कर रहा है और उसके पास एक सुपरनैचुरल क्रिएचर्स की एक डेंजरस टीम भी है। और यहाँ पे ध्रुव और लोरी को ऐसे एनिमीज का सामना करना पड़ता है जो कि नॉर्मल एनिमीज से डिफरेंट है। और इसी सीक्वेंस में एक्वा वैम्पायर्स, फ्रैंकेनस्टाइन जैसे क्रिएचर्स स्टोरी को और ज्यादा डेंजरस बना देते हैं। एक्वा वैम्पायर ड्रैकुला की आर्मी का एक अनयूजुअल मेंबर है। इसका मेजर कनेक्शन वाटर एनवायरनमेंट से है और ये एक्वेटिक सराउंडिंग्स का एडवांटेज लेकर अटैक करता है। यहाँ ध्रुव के लिए ये एक काफी अलग चैलेंज है, क्योंकि यहाँ एनिमी के पास सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि एनवायरनमेंट का भी एडवांटेज है। ध्रुव को अपनी कॉम्बैट स्किल्स के साथ सिचुएशन को ऑब्जर्व करके उसके अटैक पैटर्न को समझना पड़ता है। और ये एनकाउंटर एस्टैब्लिश कर देता है कि ड्रैकुला के फॉलोवर्स सिर्फ एक ही टाइप के वैम्पायर्स नहीं हैं, बल्कि अलग अलग सुपरनैचुरल एबिलिटीज वाले क्रिएचर्स हैं। और इसके बाद फ्रैंकेनस्टाइन का थ्रेट भी सामने आता है। फ्रैंकेनस्टाइन इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस वाला मॉन्स्टर है और ध्रुव और लोरी के लिए इसका मतलब है कि ड्रैकुला के खिलाफ फाइट एक फुल स्केल सुपरनैचुरल वॉर में कन्वर्ट होती जा रही है। ड्रैकुला खुद डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से पहले अपने एनिमीज को डिफरेंट मॉन्स्टर्स के थ्रू वीकन कर रहा है। ध्रुव को कॉन्स्टेंटली एक एनिमी से दूसरे एनिमी तक फाइट करनी पड़ती है, जबकि ड्रैकुला अपनी आर्मी को एक्सपैंड करने में बिजी है। मगर इन सभी मॉन्स्टर इंटरैक्शंस के बीच में ध्रुव एक इंपॉर्टेंट डिटेल या क्लू नोटिस कर लेता है कि ड्रैकुला की जो इमेंस पावर है वो असल में उसके ब्लड और सुपरनैचुरल लाइफ फोर्स से ही कनेक्टेड है। यानी कि ड्रैकुला के अंदर जो ब्लड है वो सिर्फ उसकी बॉडी का एक नेचुरल या नॉर्मल कंपोनेंट नहीं है, बल्कि वो ब्लड ही उसकी सारी सुपरनैचुरल एबिलिटीज का एक मेजर सोर्स है। और इस एक डिस्कवरी के बाद ध्रुव समझ जाता है कि ड्रैकुला को कभी भी फिजिकल स्ट्रेंथ से हराया जा ही नहीं सकता, बल्कि अगर सच में यहाँ पर ड्रैकुला को रोकना है तो किसी तरह ध्रुव को उसके ब्लड बेस्ड सुपर पावर्स को वीकन करना हो। लेकिन ड्रैकुला को एक्चुअली में वीकन करने के लिए सेंट यूलोजियन की प्रोफेसी का एक सोल्यूशन भी चाहिए। और इस मोमेंट से फॉरवर्ड यहाँ पर ध्रुव लोरी की एंसेस्ट्री को ही स्टडी और इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है। और इवेंचुअली यहाँ पर ये रिवील होता है कि यहाँ पर जो लोरी की बॉडी है वो खुद ही सेंट यूलोजियन की ही ब्लड लाइन से कनेक्टेड है। और अगर ये लोग सच में ड्रैकुला को रोकना चाहते हैं, उसे मारना चाहते हैं, तो यहाँ पर सेंट यूलोजियन की ब्लड लाइन से ही बोन्स चाहिए होंगे। यानी कि इस सिचुएशन में हमें लोरी की बोन्स की जरूरत है। और इस एक मोमेंट पर इस कहानी का सबसे मेजर डिलेमा सामने आ जाता है, जहां लोरी जिंदा रहकर ध्रुव की हेल्प कर सकती है, मगर ड्रैकुला के खिलाफ अल्टीमेट वेपन बनाने के लिए उन्हें लोरी के बोन्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर ध्रुव इस इम्पॉसिबल सिचुएशन का एक एक्सट्रीमली रिस्की साइंटिफिक सॉल्यूशन डेवलप करता है। वो लोरी को क्लिनिकल डेथ की स्टेट में ले जाने का प्लान करता है और इसका मेजर ऑब्जेक्टिव लोरी को किल करना नहीं है, बल्कि टेम्पररी उसके बायोलॉजिकल फंक्शन को स्टॉप करना है, ताकि एक कंट्रोल प्रोसीजर के थ्रू उसका बोन मटेरियल ऑब्टेन किया जा सके। और ये एक ऐसा प्लान है जो साइंस और सुपरनैचुरल माइथोलॉजी को परफेक्टली कंबाइन कर देता है। सेंट
सेंट यूलोजियन के एंशिएंट लेगेसी को थ्रू मॉडर्न मेडिकल नॉलेज के थ्रू एक प्रैक्टिकल वेपन में कन्वर्ट कर देता है। और ऑब्वियसली देखा जाए तो ये प्लान एक्सट्रीमली डेंजरस है। क्लिनिकल डेथ का मतलब है लोरी की बायोलॉजिकल फंक्शन टेम्परेरीली स्टॉप होंगे और यहाँ पे स्लाइटेस्ट मिस्टेक का रिजल्ट परमानेंटली डेथ भी हो सकता है। और ध्रुव के पास कोई गारंटी नहीं है कि लोरी सरवाइव करेगी या सेंट यूलोजियन की बोन से बनी वेपन सच में ड्रैकुला के सामने काम करेगी भी या नहीं। मगर ड्रैकुला को रोकने के लिए उनके पास और भी कोई रियलिस्टिक ऑप्शन है ही नहीं। और फिर आगे चलकर इस कॉमिक में गाइस इवेंचुअली ये प्रॉपर वेपन एस्टैब्लिश हो जाती है और ये जो पूरा कन्फ्रंटेशन है वो राजनगर में ही टेक प्लेस करता है, जहां पर ड्रैकुला अपनी क्रिएचर आर्मी के साथ पूरी सिटी पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करने वाला है। यानी कि यहाँ पर स्टेक्स अब सिर्फ लोरी की प्रोटेक्शन के ऊपर ही बेस्ड नहीं है, क्योंकि अगर ड्रैकुला की आर्मी कंटिन्यूअसली ग्रो होती गई तो पूरा का पूरा राजनगर कंप्लीटली वैम्पायर्स के थ्रू ही कंट्रोल होने लगे। यानी कि यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो कि सुपर कमांडो ध्रुव को यहाँ पर दो फ्रंट्स पर लड़ाई लड़नी है, जहाँ एक तरफ उसको सामना करना है पूरी वैम्पायर आर्मी का, वहीं दूसरी तरफ उसे ड्रैकुला की एक्चुअल पावर को भी डिस्टेबलाइज करना है। और यहाँ पर फाइनल कन्फ्रंटेशन में सेंट यूलोजियन की जो लेगेसी थी वो फाइनली अपना पर्पस भी पूरा कर देती है, जहां पर लोरी के बोन फ्रैगमेंट से बनी सीक्रेट वेपन ड्रैकुला को काफी ज्यादा वीकन कर देती है। मगर यहाँ पर ड्रैकुला इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय नहीं होता, बस उसकी जो इमेंस पावर थी वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाती है। और अब तो तुम भी ये जानते हो कि ध्रुव इसी एक वीकनेस, इसी एक ओपनिंग का वेट कर रहा था, क्योंकि इस मोमेंट पर ड्रैकुला अब पहले जितना इनविंसिबल नहीं रहा। और इस एक पॉइंट से सुपर कमांडो ध्रुव अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी को भी एक्टिवेट करता है, जहां पर ध्रुव ड्रैकुला के ब्लड बेस्ड अटैक्स को काउंटर करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है। क्योंकि पहले ध्रुव के इन्वेस्टिगेशन ने यह भी रिवील किया था कि एक्चुअली में ड्रैकुला के ब्लड में कई सारी अलग अलग सुपरनैचुरल प्रॉपर्टीज हैं और इसीलिए ध्रुव अपने साइंटिफिक मेथड का यूज करके उस ब्लड की पावर को ही डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है जो ड्रैकुला के ब्लड अटैक्स को काफी ज्यादा डिस्टेबलाइज करने में मदद करती है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुपर कमांडो ध्रुव की कैरेक्टर फिलॉसफी ढंग से एस्टैब्लिश हो जाती है। और अब ड्रैकुला वीकेंड है, उसके ब्लड अटैक्स न्यूट्रलाइज हो चुके हैं और ध्रुव के पास वो सीक्रेट वेपन भी है जो ड्रैकुला को वल्नरेबल बना सकती है। और यहाँ पे ड्रैकुला की इमीडिएट थ्रेट को तो रोक दिया जाता है और यहाँ राजनगर को भी कम्प्लीटली वैम्पायर्स के कंट्रोल में जाने से रोक लिया जाता है। और वहीं लोरी भी अपने क्लिनिकल डेथ से सर्वाइव कर जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। यहाँ ड्रैकुला डिफीट हो चुका है, लेकिन गुरुदेव और नागपाशा अभी भी जिंदा हैं और दोनों ही ड्रैकुला के डिफीट को एक्सेप्ट नहीं करते। उनको पता है कि उनका ओरिजिनल रिजरेक्शन एक्सपेरिमेंट इम्परफेक्ट था और वो लोग ड्रैकुला को फिर से रिवाइव करने का प्लान बना रहे हैं। और अगर इस बार ड्रैकुला वापस आया तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल फॉर्म में आएगा। और इस कॉमिक के एंड में जो बड़ा क्लिफहैंगर देखने को मिलता है गाइस, वो ड्रैकुला का हमला को एक स्टैंड अलोन स्टोरी से बढ़कर एक लार्जर नैरेटिव में भी टेक प्लेस करा देता है, जहां ध्रुव और लोरी ने मिलकर इमीडिएट थ्रेट को तो रोक दिया है, पर यहाँ पर जो वैम्पायर या ड्रैकुला का ओरिजिनल थ्रेट था वो अभी भी खत्म नहीं हुआ। और यहाँ पर ये याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गुरुदेव और नागपाशा का जो अल्टीमेट प्लान है वो नागराज को रोकने के ऊपर है। और यही एक वजह है कि यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट है सीरीज में गाइस, वो नागराज और ड्रैकुला ही है। तो आई थिंक यही था गाइस पूरा ब्रेकडाउन ऑफ ड्रैकुला का हमला। अगर हमसे कुछ मिस हो गया हो या इसमें से और कोई लोर है जो तुम लोग जानते हो तो वो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और नेक्स्ट पार्ट ऑलरेडी तुम लोगों को पता है गाइस कि भाई नागराज और ड्रैकुला होने वाला है, तो यहाँ पर कमेंट में बताना कि तुम लोग ने अगर ये सीरीज पहले से पढ़ी है या नहीं। एंड एज ऑलवेज गाइस, अगर ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, कीप रॉकिंग।